हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, बल्कि उसका अभी तो वो वाला फ़ेज़ आ गया जब अनाउंस होंगे, रिज़ल्ट्स आएँगे और ये सारी चीज़ें होंगी। उसके ऊपर भी ख़ैर हम वक़्तन-फ़ौक़्तन बात करते रहते हैं और आइंदा भी अभी करेंगे। 4 जून को क्लैरिटी आएगी कि क्या पोज़ीशन है किस पार्टी की और कौन अब दोबारा नरेंद्र मोदी साहब या बीजेपी की का भी आई होप्स है कि बहुत ज़्यादा सीट जीतेंगे। इस हवाले से कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो पाकिस्तान से मियां नवाज़ शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। उसको कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई कहता है पहले कहना चाहिए, कोई कहता है ये। ख़ैर हर किसी का अपना-अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस हवाले से भी कोशिश करेंगे बात करने की और साथ में रशिया और चाइना दोनों के ऊपर किसी हद तक मतलब रशिया के ऊपर ज़्यादा यूएस सैंक्शंस हैं। चीन के साथ उनके ऑन ऑफ कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन आपस में इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इससे इस रीजन पे या वर्ल्ड पे क्या असर पड़ सकता है, इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। ऑलवेज अ प्लेजर फकर भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा स्टार्ट लेते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के अनफॉर्च्यूनेटली ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बहुत गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा गिले-शिकवे भी एक-दूसरे से करते हैं, मिसट्रस्ट है, एक-दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है, दोनों का। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया हमारे ऊपर नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान का भी कुछ इसी किस्म का वो है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमने गलती की 1999 में जो लाहौर डिक्लेरेशन को हमने वायलेट किया। सर कैसा देख रहे हैं कि वाक़ई वो तो बात कर ली उन्होंने कि वायलेशन हुई, जैसे भी हुई, जिस तरीके से भी हुई गलती। अब क्या आइंदा कोई होप्स हैं या मतलब इंडिया अब इस बात को ट्रस्ट नहीं करता कि यार 1999 में आपने ये कर दिया, तो अब 2024 में क्या करेंगे? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री अरे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का जो बयान था वो सुना था मैंने। उन्होंने अपने एक पीएमएलएन के किसी कॉन्फ्रेंस में ये जी, कहा कि जी। वाजपेयी साहब ने हमारे साथ मुआहदा किया था। उस मुआहदे की सम उर्दू वर्ड था, मैं भूल गया हूँ, उसकी पामाल हुआ या ऐसे करके जी, कुछ जी, था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उन्होंने सही कहा था कि वो जो मुआहदा था वो तोड़ा गया। देखिए फ़खर भाई, इसका 2 है। एक तो आप इसको बहुत शैलो एनालिसिस कर लें, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा मान लें कि हाँ भाई ठीक है, वो आए और मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को धोखा दिया और उसके बाद जो हुआ कारगिल, वो एक हिस्ट्री है और जी, सबको पता है कि उसमें हुआ क्या। जी, जी। पर पॉइंट ये है कि जो ये एक बिहेवियरल पैटर्न है कि अगर ये मुआहदा टूटा तो उसके टूटने का क्या कारण था, क्यों ओके, तोड़ा गया इसको। भाई बहुत से लोग ये कहते हैं चूंकि आपने कोई सियाचिन का एरिया कब्जा लिया था तो उसका बदला लेने के लिए हमने जो है कारगिल कर दिया। तो ये बदला लेने वाला कहानी ये कब से चल रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। और ये जब तक आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं, मैं कहूँगा रिश्ते हैं ही नहीं। ठीक के और बुरे यू क्या आर होते राइट। हैं, जब रिश्ते ही नहीं है किसी तरीके के तो फिर क्या यस, ठीक क्या बुरा। और बहुत अगर अच्छी आप बात। रिश्ते बनाएंगे तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वो स्ट्रेटेजिक रिश्ता है, वो टैक्टिकल रिश्ता है, वो ट्रांजैक्शनल रिश्ता है, वो कमर्शियल रिश्ता है, वो कल्चरल रिश्ता है। जैसे आपके रिश्ते सऊदी अरेबिया के साथ कल्चरल है, रिलीजियस है, वो भाई हैं आपके। तुर्की आपके भाई हैं, कल्चरल है, रिलीजियस है। हमारे साथ आपका क्या रिश्ता है? तो आपने उस रिश्ते को डिफाइन किया कि हमारा बदतरीन दुश्मन भारत। मैंने बड़े-बड़े जो आप आपके बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही सुना सर आपने, बिल्कुल सही बोल तो रहे हैं। वो ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि हमारा बदतरीन दुश्मन जी, भारत जो है उसमें वो ये कर रहा है। तो भाई असली ये दुश्मन का वर्ड यूज़ होता है बहुत दफ़ा। हाँ, हाँ, अजमी दुश्मन। जी, 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 जी। तो अब अगर ये रिश्ता है, तो दुश्मनी का रिश्ता अच्छा या खराब कैसे हो सकता है फ़खर भाई, मुझे आप ये समझाइए। हुँ, पॉइंट ये कि क्लैरिटी नहीं है कि रिश्ते बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, किन आधार पे बनाने हैं। रिश्ते इसलिए बनाने हैं कि भाई हमारी इकोनॉमिक्स खराब हो रही है, ट्रेड सुधार लो। तो रिश्ते ना सुधारो, ट्रेड सुधार लो। 150 साल के लिए चीजों को भूल जाओ और ट्रेड करो। ये अजीब अजीब टाइप के वो जिसे कह लीजिए पॉलिसी लाए जाते हैं। नवाज शरीफ साहब का गुस्सा भारत के प्रति, नवाज शरीफ साहब का प्रेम मैं समझता हूं कि भारत के प्रति उतना नहीं था जितना आप भी समझ रहे हैं कि उन्होंने टारगेट किसको किया। ठीक है ना?
वो सही कह रहे एक वाइल्ड अटैक था। नवाज शरीफ साहब के कहने का मतलब था, मैं तो स्टेटमेंट था, मैंने तो दो प्राइम, और देखिए ये क्रेडिट तो आप दीजिए नवाज शरीफ साहब को फखर भाई, द मैन गॉट बोथ द प्राइम मिनिस्टर लैंडेड इन पाकिस्तान। ये नवाज शरीफ साहब का अचीवमेंट है भाई। यस। मतलब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, नवाज शरीफ साहब थे। प्रधानमंत्री मोदी लैंड किए, तो उस समय भी नवाज शरीफ साहब थे। ये क्रेडिट तो जाता है ना। और मनमोहन सिंह साहब से भी उनकी गालिबन सार्क में मुलाकात हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 3 प्राइम हाँ जी, हाँ मिनिस्टर जी। से वैसे वो मिले, 2 नहीं, पाकिस्तान में और 1 बाहर। मैं आपके इंटरनल पॉलिटिक्स पे कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब सुलझे हुए इंसान है, ही नोज द करेक्ट। थिंग्स। या प्लस अनुभवी बहुत हो गए हैं, क्योंकि जो उन्होंने फेस किया है उससे उनको एक बड़ा कद्दावर नेता बना दिया, कद्दावर स्टेट्समैन बना दिया। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी बहुत सुलझे हुए दूरदर्शी नेता है। वो बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते, या बहुत जल्दी किसी के ऊपर वो पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन आप देखिए नवाज शरीफ साहब के बारे में आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी गलत शब्द नहीं कहा। मुझे याद है एक बार कहा था, जब वो 2014 का इनिशियल इलेक्शन हो रहा था, तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कह दिया था मनमोहन सिंह जी के लिए कि ये तो देहाती औरत की तरह बिहेव कर रहे थे। तो उस पर उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की क्या औकात है, ऐसे करके। लेकिन उसके बाद से अगर आइए, उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की प्रशंसा की है। यू आर राइट। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, खुले मंच से किए, कोई छुप के नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैं उनके माता जी के, जब पिछली बार वाला यही रजत शर्मा साहब का शो हुआ था, उसमें जब उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा यार मुझे नवाज शरीफ आदमी मियाँ साहब ठीक लगते हैं। ये उनका स्टेटमेंट आप हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज वो प्रधानमंत्री मोदी अगर उनको ए भी बोलना होता है तो वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। तो प्रधानमंत्री दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कैमरेडरी है, जैसे हमारे आपके बीच में है। वो लोग भी छुप छुप के बात तो कर ही लेते हैं, और भाई क्या चल रहा है, लेकिन यही है कि पब्लिक में नहीं आ सकते, क्योंकि डिस्पेंसेशन ऐसी है। बिल्कुल। हालांकि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब भले आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन पावर तो नवाज शरीफ साहब ही एक्सरसाइज करेंगे, ये आप मान के रख लीजिए। और बिल्कुल। इस वजह से वो वेट कर रहे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएं, तो हो सकता है कि फिर वो बैक ऑफिस कुछ टॉक शुरू करे। लेकिन यही है कि वो कितना मीनिंगफुल होगा, बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साहब जो हैं, ये लोग बड़े हार्ड जी। नेगोशिएटर हैं। ये प्रो इंडियन है, ये एकदम देशभक्त हैं। बट जो भी हो, आई एम सीइंग कि नवाज शरीफ साहब इज मेकिंग ऑल द गुड नॉइजेस। एंड देखिए जब प्रधानमंत्री की एक बार डिक्लेरेशन हो जाएगी ऑफिशियल इंडिया में कि मोदी साहब आने वाले हैं, तो फिर आई गेस नवाज शरीफ साहब हो सकता है फिर इंडिया आए और मोदी साहब से बात करें, या मोदी साहब इंडिया पाकिस्तान जाए, देखें क्या होता है। वी कैन ओनली होप फॉर द गुड। अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज़, थर्ड टाइम के लिए कहते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी साहब। मुझे लगता है कि इस चीज़ से उनके कॉन्फिडेंस में बहुत इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 दफ़ा वो लीड कर चुके हैं। थर्ड टाइम जब आएँगे तो दुनिया के ऊपर उनका इम्पैक्ट उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि ये 140 करोड़ की जनता से वोट लेके ये बने। और थर्ड टाइम अगर बने हैं तो लाजमी बात है लोग उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट अब मजीद कर रहे हैं, तब जाके थर्ड टाइम उनको मौका दिया है। इस चीज को कैसा देख रहे हैं कि वो फिर क्या पाकिस्तान उनके उसमें होगा? मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ साहब के साथ उनका बहुत अच्छे ताल्लुकात में कहूंगा, एक दूसरे के खिलाफ मैंने कभी नहीं सुना नवाज शरीफ साहब को। और इवन मोदी साहब का वो एक छोटी सी बात आपने की, लेकिन वो शायद हम उसको काउंट ना ही करें तो कोई बेहतर होगा। बट इसके अलावा एक दूसरे के हवाले से मैंने नहीं कभी सुना। तो क्या वो काउंट करेंगे कि, या वो कहेंगे यार अभी तो और आगे का सफर है, आगे की दुनिया है बहुत? देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो थर्ड टर्म होगा वो इंडिया फोकस होगा, जी। इंटरनेशनल से ज्यादा। सही। तो वो भारत में, देखिए प्रधानमंत्री मोदी को समझिए फखर भाई, प्रधानमंत्री मोदी क्या है। लोग उनको ये नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, इससे प्रधानमंत्री मोदी को सही। आंकना चाहते, वो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 700 साल से एक सिविलाइजेशन पे बहुत भीषण हमला हुआ, सही। और 700 साल उस सिविलाइजेशन ने अपने आप को जैसे तैसे प्रिजर्व करा। उसके बाद वो सिविलाइजेशन की जो मेंटल जो है ना, लो स्टीम में चला गया था। भारतीय होना एक लो स्टीम का मैटर था, ओके। जबकि हमारी हिस्ट्री ग्लोरियस थी, बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री रिच थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मॉनिटरीली हो, फिलोसॉफिकली हो, साइंटिफिकली हो, यू नेम इट। एंड व्हेन आई से हमारी, हम आपको इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। ना। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमें स्नेक चार्मर बना दिया।
हमें जो है वो अजीब-अजीब नामों से जो है पूरे समाज पूरी दुनिया में फेमस कर दिया कि इंडियन होना एक अपने आप में अपराध मानना। इंडियन होने का मतलब क्या? हमारी जो आदतें हैं, मूर्ति पूजा हो गई या हमारे कल्चर हो गए, फेस्टिवल जी, हो गए, भाषाएँ हो गई, रहने-सहने का तरीका हो गया। यही यही चीज़ है तो और हमें इंडियन क्या बनाता है? प्रधानमंत्री मोदी ने हमें वो सम्मान वापस कराया। और दुनिया अब उनके इस एक्टिविटी का सम्मान करती है क्योंकि भाई आप हर आदमी अपनी अपनी भारत अपनी अपनी कंट्री और सिविलाइजेशन के लिए ही काम करता है। लीडर का काम और कुछ नहीं होता, उसका काम होता है अपनी कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन देना। तो मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब ही इज अ मैन ऑफ विजडम। उनको आ चुकी है समझ, उन्होंने बहुत समझदारी से ये सरकार में डायरेक्ट वो नहीं आए क्योंकि वही बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा जिस तरीके की आप गवर्नमेंट दे रहे हो हमें लंगड़ी लूड़ी, हम उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आई थिंक वो एक आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है इफ आई मे से सो, वो या उनका एक ग्रुप का इक्का है, वो यूज किए जाएंगे प्रधानमंत्री बिकॉज उनका एक गुडविल है। मोदी मोदी साहब ने वो जो स्टेटमेंट दी थी कभी उनके अगेंस्ट में कोई अपशब्द नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई बिल्कुल। आप हमारे जी, प्रधानमंत्री को देहाती औरत करो, ये आपकी क्या औकात है, यही कहा था बिल्कुल, उन्होंने। कोई बिल्कुल। अपशब्द कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री ने, कभी किसी के लिए, हमारे मोदी साहब ने कभी एग्ज़ैक्ट किसी के लिए अपशब्द कहा ही नहीं, वो कहते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल कैपिटल है नवाज साहब, जो प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब हैं। प्रधानमंत्री ओके। मोदी उसको खुल के ना बोले मगर वो अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके माता जी के पैर छुए थे, फिर उन्होंने उनको फल भिजवाए थे और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी शॉल वॉल भिजवाया था जी, बिल्कुल। उनकी माता जी के लिए, मोदी साहब की माता जी के लिए उन्होंने बिल्कुल, भिजवाया था। बिल्कुल। तो एक पॉलिटिकल देखिए ये सब चीजें ना दिल को छू जाती हैं, ठीक है ना। सही तो कह रहे हैं। हमारी पाकिस्तान से क्या डिमांड है? हमारी एक डिमांड है भैया टेररिज्म बंद करो, हुँ, आप रहो, खाओ, पियो। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा कि भाई पाकिस्तान अलग हो गया, अब वो अपना रोटी दाल खाएँ, कमाएँ, हमसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत कुछ अच्छी बात है। तो हम बिल्कुल। कह रहे हैं आप टेररिज्म बंद कर दो, हमसे नफ़रत बंद कर दो। आप दिन दूनी रात चौगुनी बद की रात 6 गुनी तरक्की करो भई, हमें क्या दिक्कत होगी? हम एग्ज़ैक्टली। चाहते हैं आप डेवलप होंगे तो हम डेवलप होंगे। आपकी खुशहाली में हमारी खुशहाली है। लेकिन आप अगर ये चाहोगे कि इंडिया ब्रेक हो जाए तो फिर आपको उसी भाषा में हमको जवाब देना सही, पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अदरवाइज बांग्लादेश में क्यों नहीं कुछ हो रहा है? हुँ, बांग्लादेश की जो वो है राष्ट्रपति, अगर आपने पढ़ा होगा जी, फखर भाई, उन्होंने अभी बयान दिया है कि बांग्लादेश का क्रिश्चियनाइजेशन किया जा रहा है। उसको ईस्ट तैमूर बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत के ऊपर इल्जाम नहीं हो रहा है कि उनको वो कह रही है कि बांग्लादेश में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल रही है। ओके। तो हमने कभी तो डिस्टर्ब नहीं किया किसी के। हुँ, हम भूटान एक इतना बड़ा देश है, हमने बिल्कुल, कभी उसके उसके जो सॉवरेनिटी को कभी वो नहीं किया या भूटान को कभी छोटा नहीं कहा और ना हम छोटा समझते हैं। बिल्कुल तो ठीक। हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर भारतीय दुश्मनी जबरदस्ती, क्यों दुश्मन है नहीं पता, गलतियां भी खुद करो, दुश्मन भी खुद करो, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट मानना ही नहीं है। आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा फकर भाई की चारों जंग हमने शुरू की, उसके बाद भी हम दुश्मन है। सही। ये तो दो चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती ना। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो हैं वो यूज किए जाएंगे, यूज एज इन अ पॉजिटिव सेंस कि दोनों देशों के बीच में कुछ अगर वार्तालाप हो सके तो हो, कुछ अगर गुडविल जेस्चर वो मोदी साहब से, बिकॉज नवाज शरीफ साहब इकलौते वो आपके पास एक टूल है जिनसे मोदी साहब बात कर लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही। और बिकॉज वो चूंकि सिविलियन डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं तो आपकी स्टैब्लिशमेंट से वो बात नहीं करेंगे। ये इंडिया का प्रिंसिपल इंस्टांस है कि या हम मिलिट्री से बात नहीं करेंगे, मिलिट्री से मिलिट्री बात करती है, हम एग्ज़ैक्ट सिविलियन से बात करेंगे। तो एग्ज़ैक्ट वो नवाज शरीफ साहब सिविलियन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और हो सकता है कि कोई कैबिनेट दर्जा उनको दे दिया जाए, जैसे सोनिया गांधी साहिबा के पास था, जी, जी। वो एक कोई एक पोजीशन क्रिएट करके नेशनल एडवांसमेंट कंसिलिएशन जी, कमीशन जी, ऐसे जी। करके हो जाए और फिर नवाज शरीफ साहब बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से। क्योंकि अगर कुछ कर सकता है भारत और पाकिस्तान के लिए, किसी के पास अगर मादा है, गट्स है, जिगरा है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पास है। बाकी तो कोई मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता। प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो चाहे वो कर सकते हैं और भारत में उनके डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं करता। बिल्कुल सही और मेरे ख़्याल में यही उनकी कामयाबी का राज़ भी है। तभी जाकर वो इतने कॉन्फिडेंट थे इलेक्शन से महीनों पहले कि भई अब की बार मोदी सरकार, ये बात इसलिए होती थी और सुनते थे कि उनको इस बात का पता था। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडिया, पाकिस्तान के अलावा रीजन में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। चीन हमारे और आपका भी नेबर है। इसके साथ रशिया है, आपका ख़ैर बहुत अच्छा ताल्लुक है, हमारा भी है। उनके बीच में भी आपस में ताल्लुकात बेहतर है, लेकिन अमेरिका रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, आपस में उनके गठजोड़ भी है और शायद उसको भी देखा जा रहा है।
इन चीज़ों को क्या आपको मतलब लग रहा है कि इससे हमारे रीजन को या बाकी वर्ल्ड को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि तीनों बड़ी पावर है, इंडिया इज़ अ फोर्थ मतलब इमर्जिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड या ग्लोबल पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इस रेस में शामिल है, इस ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन उनका अगर मैं देखूँ तो तकरीबन तीनों के साथ अमेरिका, यूएस और चाइना के साथ रशिया के साथ सॉरी बेहतर ताल्लुक उन्होंने रखा हो। देखिए, नुकसान किसको कहा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि फायदा क्या होगा, क्योंकि जी, फायदा डिफाइन करना फखर साहब बहुत टफ काम है कि व्हाट स इज, इससे हमें क्या फायदा होगा, इसका कोई टेंजिबल डेफिनेशन निकालना बड़ा जी, मुश्किल होता है। मैं कहूंगा अगर ये आपस में लड़ नहीं रहे हैं तो यही बहुत बड़ा फायदा है। एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ नहीं दौड़ रहे हैं तो ये भाई पीस ही रह जाए, बहुत बढ़िया बिल्कुल, फायदा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल लॉ की समझ है, कि इतना जो एक फ्लैश पॉइंट हो सकता था, दुनिया के जो दो फ्लैश पॉइंट हैं आज की डेट में, वो दोनों एशियन सब कॉन्टिनेंट में। एक कश्मीर है जिसको पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम इसके लिए न्यूक्लियर वेपन चलाने को तैयार हैं। दूसरा वो इसराइल है। इसराइल के ऊपर ईरान का ये था कि अगर इसराइल कुछ भी करता है पैलेस्टाइन में तो हम उसके लिए न्यूक्लियर वेपन चलाने को तैयार है, या जो भी हमारे पास अचीवेबल मीन्स है उसको हम यूज करने में पीछे नहीं हटेंगे, हम इसराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। जी, लड़ाई चल रही है, 2-1 साल होने को आ गया, कुछ नहीं हुआ आज तक। रशिया मॉस्को यूक्रेन में लड़ रहा है, कुछ नहीं हुआ आज तक। देखिए, अब ये जो डेमोक्रेसी ने एक चीज जो कॉन्स्टिट्यूट की है ना, कि आप विम्स एंड फैंसीज पे लड़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, कि हमारी चाइना के उससे नहीं बन रही है, वो हमारा माल रोक दिया, ये नहीं जा सकते, क्योंकि आपको लड़ने के लिए लोग चाहिए होंगे। और लोगों के अंदर वो मोटिवेशन आज की डेट में, क्योंकि आपने सही उनको बोल इंडिविजुअलिज्म बना दिया, वो मोटिवेशन नहीं है कि हम मरना चाहें फॉर अ कॉज जो साला हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। ज़बरदस्त। ठीक है ना भाई, यस, जैसा भी होगा राइट। हमें हमारी जिंदगी जीने तो, अनलेस अंटिल हमारे देश को कोई खाने आ रहा है, एक बेशक, अंदर से जज्बा आ रहा है, तो बात अलग है। आज रशिया में लड़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे, रशियन नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? उसका रीजन ये कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हो उससे लोग रेजोनेट नहीं कर रहे, वरना लोग स्वेच्छा से मरने के लिए आते हैं भाई। मुझे हुँ, पूरा यकीन है जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी, भले पाकिस्तान ने ही शुरू करी, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग होंगे वो स्वेच्छा से मरने को तैयार है। ठीक है ना, ये एक जज्बा आता है। लेकिन आप ये देखें कि क्या रशिया में जज्बा है लोगों का मानने का? नहीं भाई, आज के लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। उनको पता है ये 60-70 साल है, हम उसको जी सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले ये होता था कि भाई मर गए, खप गए, पैदा हो गए, जीवन का कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता था, लड़ाई झगड़े में चले जाते थे। गॉन आर द डेज। अरे अरब लड़ने को तैयार नहीं है भैया अब। यस सर। अरबियों ने कान पकड़ लिया, उन्होंने कहा भैया हमारा यूज करके हमारे ऊपर चढ़ बैठे, हमारे ऊपर खिलाफत बना लिए। मतलब जो तुर्की का खिलाफत बनाया या इन्होंने, उसने अरबों को अपने ऊपर ले लिया। आप सोचिए, अगर आप एक इस्लामिक जानकार है तो आप खलीफत नहीं बना सकते भाई, 4 खलीफा के बाद खत्म हो गया खेल। आपने तुर्की को खलीफा बना दिया, वो बेचारे डर चुके हैं, उन्होंने कहा भैया हमारे को हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारा यूज करके हमारे ऊपर मत चढ़ दौड़ो। वो भी देखिए आप, जितना सऊदियों ने अरबियों ने प्रोग्रेशन दिखाया है, ये जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ उसमें बहरीन साइन कर दिया, यूएई साइन कर दिया। अरब जितना प्रोग्रेसिव नेचर दिखा रहे हैं उतना तो इवन अमेरिका भी नहीं दिखा रहा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो चाइना, रशिया और अमेरिका है और इंडिया है, ये कोई ऐसा हॉट वॉर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और शी जिनपिंग को अगर अभी तक कुछ करना होता वॉर के रूप में तो वो कर चुके हैं। शी जिनपिंग के पास यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक जिसे कह लीजिए एग्जाम्पल है कि यू विल अचीव नथिंग। हुँ, नहीं मार सकते तुम, न्यूक्लियर वेपन यूज करोगे तो बात करो। अगर तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करोगे, हालांकि अभी उन्होंने रशिया और इन्होंने क्या नाम है, चाइना ने एक जॉइंट कम्युनिके में दे हुँ, हैव हिंटेड अबाउट द न्यूक्लियर वेपन के डॉक्ट्रिन के रिविजिट को, मगर वो मेरे ख्याल से वो डराने की कोशिश है कि वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक दूरी हुँ, मेंटेन करके रखे। मगर अगर आप फखर भाई आप खुद सोचिए, अगर मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करने को तैयार नहीं हूं, मैं चाइना हूं, जी। किससे लड़ोगे? इंडिया से लड़ जाओगे? क्या होगा उस लड़ाई का? वो नतीजा वही होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिकन का हुआ, हाँ, बिल्कुल। जो यूक्रेन में रशियंस का हुआ। रशियंस का हुआ, बिल्कुल। आप घुस तो जाओगे, निकलने को नहीं मिलेगा। और यदि आपने न्यूक्लियर वेपन मार दिया, फिर वो जो आर्मागेडन शुरू होगा, वो जो भीषण प्रचंड युद्ध जो शुरू होगा, उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो कोई बड़ा ही बेवकूफ आदमी होगा या अव्वल दर्जे का वो, जो कि न्यूक्लियर वेपन चलाएगा, और वो भी मेरे ख्याल से इतने स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे कि एक आदमी के विम्स एंड फैंसीज पे तो ये नहीं चलेगा। तो ठीक है, थोड़ा सा गर्म माहौल रहेगा, बट आई थिंक ये जो दो वॉर है, इसराइल और पैलेस्टाइन का, इसराइल और हमास का वॉर, और रशिया और यूक्रेन का वॉर,
इसने मॉडर्न एरा में ये दिखा दिया कि नाउ गॉन आर द डेज की मिलिट्री जाती थी, चढ़ दौड़ती थी, वो एक फाइनल उसका जो है वो रिजल्ट आ जाता था 10-15 दिन में, वो वॉर अब नहीं होते। अब आप जाते हो तो फंस जाते हो वहां पे, आप यस, धंस जाते हो, वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अमेरिका को $4 ट्रिलियन के जो उसमें से करीबन 15-20 बिलियन डॉलर के मिलिट्री हार्डवेयर छोड़ के भागना पड़ा था। वो बिल्कुल, आज बिना खरीदे तालिबान यूज कर रहे हैं, तमतमाए हुए चल यस, रहे हैं एकदम से, वो टैंकों पे भले पेट्रोल बिल्कुल। हो ना। सो आई थिंक कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। फ्लैश पॉइंट्स होंगे इधर उधर थोड़े बहुत, एक दो मिसाइल मार दिया, बट आई डोंट थिंक दैट वर्ल्ड इज गोइंग टू विटनेस लार्ज स्केल वॉरफेयर, नहीं होने वाला। बिल्कुल और मेरे ख़्याल में ये बात आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि अभी 2 जंगों में हमें रिसेंटली रशिया यूक्रेन की आपने बात की और इस वक़्त फ़लस्तीन या फिर हमास वर्सेस इज़राइल की बात की। दोनों को अच्छा ख़ासा दोनों जगहों पे दोनों कंट्रीज़ को बहुत ठीक-ठाक किस्म का नुकसान हो चुका है। वहाँ यूरोप और अमेरिका को भी अच्छा ख़ासा लॉस हो चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हुआ है तो रशिया, यूक्रेन और रेस्ट ऑफ द जो यूरोप है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। और यहाँ पर इज़राइल जैसा मुल्क जो एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, हमास या फिर फ़लस्तीन उनके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। उसके बावजूद भी उनको भी एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और ये वाली बात कि लड़ने के लिए लोग नहीं क्योंकि बहुत उनके फ़ोर्सेस के लोग भी रोज़ हम देखते हैं वीडियोज़ में कि वो इज़राइल के भी मारे जा रहे हैं और इसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के मारे जा रहे हैं। तो आखिर इतने लोग फिर कहाँ से आएँगे अगर 2-2 साल ये जंगें चलती रहीं और इसका कोई पुरसाने हाल ना हुआ। ख़ैर एनीवे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, शब्बा थैंक मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।